हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। शो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी लोगों को एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब फैमिली की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं सीडीपी का टेस्ट दूंगा, स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप 30 में से 15 से 20 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या सुझाता है? विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, या विकास सिर से पैर की ओर होता है, या सभी व्यक्तियों में समान दर से होता है, या प्रकृति और वातावरण की मिश्रित क्रिया का परिणाम है? बताइए पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही सरल प्रश्न है और यह प्रश्न कई बार मैं करा चुका हूं, बस लैंग्वेज चेंज रहती है। बताइए विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या सुझाता है? आप सभी को पता है जो विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है, तो यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा जो है आनुवंशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है? सामाजिक नीतियां, शैक्षिक संस्थाएं, या जैविक परिपक्वता, या सांस्कृतिक प्रथाएं? बताइए दूसरे का राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा आनुवंशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है? गुड मॉर्निंग सभी को। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप इस क्लास को देखने के बाद प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बताइए निम्न में से कौन सा आनुवंशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है? तो जैविक परिपक्वता हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है? किताबें, सिनेमा, माता पिता का कार्यस्थल, या परिवार? आंसर तुरंत आना चाहिए, परिवार होगा। ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस चरण में मूर्त समस्याओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं? संवेदीगामक, पुरुष संक्रियात्मक, या मूर्त संक्रियात्मक, या औपचारिक संक्रियात्मक? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ये भी प्रश्न मैं करवा चुका हूं, तो यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक होगा। जहां पे चिंतन की बात हो तो मूर्त संक्रियात्मक आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं भाई। जीन पियाजे के अनुसार व्यवहारों और विचारों को का जो है संयोजन, व्यवस्थीकरण, पुनर्संयोजन और पुनर्व्यवस्थीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है? असंतुलनीकरण, संकल्पना, संगठन, या मिथ्या धारणा? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो संगठन कहलाएगा। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं। लेवाइगोस्की के अनुसार डैश चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? क्या निभाते हैं? चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका। पुरस्कार और दंड, सांस्कृतिक उपकरण, सामान्य योग्यता समूह निर्माण, या अग्रिम आयोजक? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सरल प्रश्न है, और ये सारे के सारे आपके जो हैं प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं। 2023 के एग्जाम में पूछे गए हैं ये सारे प्रश्न। तो यहां पे सांस्कृतिक उपकरण हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेव वाइगोस्की के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं। लेवाइगोस्की के सिद्धांत में वह योजना जिसमें अध्यापिका विद्यार्थियों के लिए सवालों का सरलीकरण करती है, उन्हें संकेत देती है और सवाल को हल करने के प्राथमिक चरण बताती हैं ताकि वे दी गई समस्या के समाधान को खोजने में आने वाली बाधाओं को पार कर सकें, क्या कहलाती है? पाड़, अनुरूपक, परिपक्वता, या समाजीकरण? बताइए क्या कहलाएगा। पाड़ा कहलाता है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं। 8वें का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस विषय की जो है जांच की थी? प्रशंसा का संवेगों पर प्रभाव, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, या नैतिक तर्क का विकास, या संवेगात्मक विकास का क्रम? बताइए लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस विषय की जांच की थी? तो यहां पे नैतिक तर्क का विकास हो जाएगा। ओके, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में निम्न में से किस पहलू को बढ़ावा देना चाहिए? निष्क्रिय नकल को, कंठस्थ स्मरण को, ज्ञान निर्माण को, या उच्च प्रतिस्पर्धा को?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में निम्न में से किस पहलू को बढ़ावा देना चाहिए? ज्ञान निर्माण को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है ना। पहला दूसरा तो निगेटिव ही था, ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे बुद्धि के समकालीन समप्रत्ययों के अनुसार बुद्धिलब्धि परीक्षण किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को जांचने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वे अक्सर वैध होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, सांस्कृतिक रूप से पूर्वाग्रहित होते हैं या व्यापक होते हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धि के समकालीन संप्रत्ययों के अनुसार बुद्धिलब्धि परीक्षण किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को जांचने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वे अक्सर सांस्कृतिक रूप से पूर्वाग्रहित तो होते हैं। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सभी को। सीटेट एग्जाम को पास करना है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी अपडेट आए, क्लासेस आए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा और विचार कई महत्वपूर्ण रूपों से अंतःक्रिया करते हैं या एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं या किसी व्यक्ति के विकास को प्रभावित नहीं करते या एक स्थिर और एक रूप तरीके से ही अंतःक्रिया करते हैं। बताइए, भाषा और विचार के बारे में आपको बताना है, क्या करते हैं? सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छे भाई। तो यहां पे भाषा और विचार कई महत्वपूर्ण रूपों से अंतःक्रिया करते हैं, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लगभग किस उम्र के आसपास प्रायः बच्चों में जेंडर भूमिका की प्रारंभिक समझ आ जाती है? 4 वर्ष, 10 वर्ष, 14 वर्ष या 18 वर्ष? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। लगभग किस उम्र के आसपास प्रायः बच्चों में जेंडर भूमिका की प्रारंभिक समझ आ जाती है? तो यहां पे 4 वर्ष में, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं भाई, 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को ऐसा कक्षा वातावरण पैदा करना चाहिए जो विविधता के प्रतिग्रहण को पोषित करे या रूढ़िवादों और नामीकरणों को जो है बढ़ावा दे या योग्यता के बारे में सत्य धारणा को पोषित करे या विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा दे। बताइए, शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को ऐसा कक्षा वातावरण पैदा करना चाहिए जो क्या करे? बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को ऐसा कक्षा वातावरण पैदा करना चाहिए जो विविधता के प्रति जो है प्रतिग्रहण को पोषित करे। यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14, मूल्यांकन को अधिगम के लिए मूल्यांकन रूप में इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए? मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में करें या मुख्यतः आधा पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद मूल्यांकन करें या सत्र के अंत में ही मूल्यांकन करें या सत्र के शुरू में ही मूल्यांकन करें? बताइए, मूल्यांकन को अधिगम के लिए मूल्यांकन रूप में इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए? तो जितने भी लोग यहां पे पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में करें, ठीक है ना, तो उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं भाई, 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सा सवाल विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने में मददगार है? आ प्लस बा का होल स्क्वायर का सूत्र क्या है, या भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, हम किस तरह भविष्य में जल संकट को टाल सकते हैं, बाल दिवस किस तारीख पर मनाया जाता है? कौन सा सवाल है जो विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने में मददगार है? यहां पे ये तो बेसिक से क्वेश्चन है, तो यहां पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि हम किस तरह भविष्य में जल संकट को टाल सकते हैं। ये जो सवाल है ये विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने में मददगार है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं कि पिछड़े वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु महत्वपूर्ण है कि उन्हें केवल अलग संकाय में पढ़ाया जाए या उनमें अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया जाए या उन विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को अनदेखा किया जाए या उनके लिए विद्यालय पश्चात ट्यूशन लेना अनिवार्य किया जाएगा? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पिछड़े वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु महत्वपूर्ण है क्या उन्हें आप जो है अलग अनदेखा करेंगे? नहीं,
ट्यूशन लेने के लिए आप फोर्स करेंगे नहीं, केवल दिखा काट दो, उनमें जो है अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया जाना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं भाई, 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुणज वैफल्य से जूझने वाले विद्यार्थी अक्सर किस क्षेत्र में चुनौती महसूस करते हैं? गणित, गायन, दौड़ या चित्रण में? बहुत ही सरल प्रश्न है, जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो जितने भी लोग यहाँ पे पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं डिस्कैलकुलिया, गणित हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। निम्न में से कौन सा प्रावधान दृष्टिबाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक बन जाता है? ब्रेल किताबें, स्पर्शनीय मानचित्र, लिपिक की मदद लेना या लिखित परीक्षाएं? बताइए सब लोग, निम्न में से कौन सा प्रावधान दृष्टिबाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक बन जाता है? तो यहां पे लिखित परीक्षाएं, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा गुण प्रायः स्वालीनता ग्रहित विद्यार्थियों में देखा जाता है? बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें? पुनरावृत्ति व्यवहार, संज्ञानात्मक नम्यता, उच्च स्तरीय संप्रेषण कौशल या दिनचर्या में बारंबार बदलाव की चाह? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जितने भी लोग यहां पे पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं पुनरावृत्ति व्यवहार, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। रेशमा 3 साल की उम्र से ही स्वतंत्र रूप से पढ़ने लगी और उसने अपनी पहुंच की हर किताब पढ़ ली। रेशमा किस तरह की विशेषता दिखा रही है? स्वालीनता, प्रतिभाशीलता, पठन वैफल्य, मानसिक विकलांगता? बहुत ही सरल प्रश्न है, जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग भाई। वीडियो को लाइक करें सब लोग। तो यहाँ पे प्रतिभाशीलता हो जाएगा, ठीक है ना। रेशमा किस तरह की विशेषता दिखा रही है? प्रतिभाशीलता। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 21, बच्चे जो है सबसे बेहतर किसके द्वारा सीखते हैं? खोजी अधिगम द्वारा, पुनरावृत्ति और अभ्यास द्वारा, निष्क्रिय नकल या कंठस्थ स्मरण? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बहुत ही सरल प्रश्न है, बच्चे सबसे बेहतर किसके द्वारा सीखते हैं? खोजी अधिगम के द्वारा, ठीक है ना। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं भाई, 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे कथन और तर्क वाला यहां पे प्रश्न आ गया है। कथन ए है यहां पे कि विद्यालयों को केवल सीखी गई सामग्रियों के पुनरुत्पादन पर जोर देना चाहिए, और तर्क आर है स्मृति ना तो रचनात्मक होती है और ना ही निर्वचनात्मक होती है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे ए गलत हो गया तो आर भी गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे केवल लगा था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक अध्यापिका को कैसे अधिगम क्रियाकलाप बनाने और संपादित करने चाहिए जिनकी प्रवृत्ति अति अमूर्त हो, जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप हो, या जो विद्यार्थियों के परिवेश से गैर और अन्य देशी हो, या जिनका उद्देश्य सिर्फ पूर्व ज्ञान का पुनरुत्पादन मात्र हो? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक अध्यापिका को कैसे अधिगम क्रियाकलाप बनाने और संपादित करने चाहिए जो विद्यार्थियों के रुचि के अनुरूप हो। तो यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की संलग्नता को अधिकाधिक करने के लिए एक अध्यापिका को जो है क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों की स्वायत्तता को न्यूनतम कर देना चाहिए, या विकर्षणों को अधिकतम कर देना चाहिए, या व्यक्तिगत विकल्पों को जो है न्यूनतम कर देना चाहिए, या कार्य की सत्यता को अधिकतम कर देना चाहिए? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे कार्य की सत्यता को अधिकतम कर देना चाहिए, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं भाई 25, एक सामान्य युक्ति जो दी गई समस्या के समाधान तक पहुंचने में मददगार हो सकती है क्या कहलाती है? स्मृति सहायक तकनीक, प्रक्रियात्मक स्थिरता, अनुक्रिया समुच्चय या अनुमानी सोच? बताइए 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक सामान्य युक्ति जो दी गई समस्या के समाधान तक पहुंचने में मददगार हो सकती है क्या कहलाती है? अनुमानी सोच कहलाती है। ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती, पूरी तरह अतार्किक और अविवेकी होती हैं, विद्यार्थियों के सहज सिद्धांतों या ज्ञान को दर्शाती है, यह अध्यापक द्वारा सिरे से अनदेखी कर दी जानी चाहिए। बताइए सब लोग 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं विद्यार्थियों के सहज सिद्धांतों या ज्ञान को दर्शाती है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे अधिगम संवेगों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है या संवेगों से प्रभावित नहीं होता, या सामाजिक संदर्भ से कभी कभार प्रभावित होता है, या सामाजिक संदर्भ से कभी भी प्रभावित नहीं होता अधिगम। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अधिगम किससे प्रभावित होता है, किससे नहीं प्रभावित होता है, या कभी प्रभावित होता है? तो अधिगम जो है संवेगों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं 28 कथन और तर्क वाला यहां पे प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। कथन ए है, एक अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को संप्रत्यय की समझ पाने के लिए अधिगम करने हेतु अभिप्रेरित करना चाहिए। तर्क आर है, अधिगम अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण होता है अगर वो महारत उन्मुखी हो। बताइए फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहां पे ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी यहां पे कर रहा है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं 29, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक बन जाता है? वातावरण से स्वाभाविक या सहज पारस्परिक क्रिया, या स्व अभिप्रेरित अभ्यास, या जानने और खोज करने की चाह, या कठोर और अनम्य पाठ्यक्रम। बताइए निम्न में से कौन सा कारक है जो विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक बन जाता है? तो वो है कठोर और अनम्य पाठ्यक्रम। ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से अवगत होना क्या कहलाता है? स्मृतिकरण, समायोजन, परासंज्ञान, या विलंबित नकल। बताइए 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा। अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से अवगत होना क्या कहलाता है? परासंज्ञान कहलाता है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स ये थे सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन। इन 30 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी अपडेट आए क्लासेस आए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास पे। बाय बाय, टेक केयर।